सास बहू का रिश्ता हमारे माशरे का नाजुक तरीन रिश्ता समझा जाता है, जिसको बनाना भी ज़रूरी होता है और जिसके टूटने में भी लम्हे लगते हैं। हमारी इंडो पाक माशरत एक कंबाइंड फैमिली सिस्टम यानी मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम की शक्ल रखती है। बिलूम एक ही घर के मुख्तलिफ कमरे बेटों को शादी के बाद बांट दिए जाते हैं। बावर्ची खाना और दीगर हिस्से इकट्ठे इस्तेमाल होते हैं और यूं ज़िंदगी के दीगर उमूर भी मिलजुल कर चलाए जाते हैं। अक्सर औक़ात जब किसी लड़के की शादी की जाती है तो घर में सास तो मौजूद होती ही है, जेठानियाँ और नंदे भी घर में पहले से ही रह रही होती हैं। घर के निज़ाम को चलते हुए 25-30 साल गुजर चुके होते हैं। कुछ माली तंगी और कुछ सिस्टम इस बात पर मजबूर करता है कि नई आने वाली को एक कमरा दे दिया जाए और इस तरह इकट्ठे घर का सिलसिला चलाया जाए। फिर वक्त के साथ साथ सास और ससुर जिम्मेदारियों से रिटायर्ड होते जाते हैं और उनकी जगह बहुएं घर संभालने लगती हैं। बज़ाहिर देखा जाए तो इस निज़ाम में कोई कबाहत दिखाई नहीं देती है, बल्कि ये निज़ाम कई मसाइल का हल दिखाई देता है। उसके बावजूद इसके नतीजे में पैदा होने वाले मसाइल वक्त के साथ साथ इतने गंभीर और इतने गहरे असरात रखने वाले हैं कि उसने पूरी माशरत को अपने पंजों में जकड़ रखा है और ख़ानदानी निज़ाम वक्त के साथ साथ टूट फूट का शिकार होता जा रहा है। फिर इस टूट फूट की वजह सिर्फ मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम नहीं है, बल्कि अलग रहकर भी ख़ानदानी ताल्लुकात तबाह होते जा रहे हैं। वजूहात में एक वजह तो ये होती है कि वो घर जो 25-30 साल से एक सिस्टम डेवलप कर चुका होता है, नई आने वाली बहू से ये मुतालबा करता है कि वो उस निज़ाम को कबूल करके फर्मा बरदारी के साथ उसमें चलना शुरू कर दे। अब इसमें यह इम्कान होता है कि नई आने वाली खातून अपने पहले घर की आदत व अतवार को अपना चुकी होती है, इसलिए एकदम बड़ी तब्दीली इख्तियार करना उसके लिए मुश्किल मरहला होता है और यूं घर में निज़ाम को ठीक चलाने पर खींचातानी शुरू हो जाती है। या फिर बहू आते ही ये कोशिश शुरू कर देती है कि घर का निज़ाम उसके तरीके पर चले, तब भी घर में खिटपिट शुरू हो जाती है। ऐसे ही बहू का जहेज़ का सामान वजह फसाद बनता है, क्योंकि बहू उन चीज़ों को अपनी चीज़ें समझती है और ससुराल वाले बच्चों समेत उन पर अपना इस्तेहकाक समझते हैं। बहू अपने सामान को टूटता फूटता और ख़राब होता देखती है तो उसका दिल तंग होता है, जबकि ससुराल वाले उसे रद्दी के सामान की तरह इस्तेमाल करते दिखाई देते हैं। फिर लगाई बुझाई, गीबत, चुगली, लड़ाई झगड़े का बाजार गर्म हो जाता है और घरों की फिजाएं बोझल और उनमें सांस लेना दुश्वार हो जाता है। घरों में सियासतें शुरू हो जाती हैं और इन सियासतों की लपेट में घरों में पलने बढ़ने वाले बच्चे भी आ जाते हैं और फिर नस्ल दर नस्ल दूरियां शुरू हो जाती हैं, दिल ख़राब हो जाते हैं, ताल्लुकात टूट जाते हैं, नस्लें तबाह हो जाती हैं और माशरा टूट फूट जाता है। माली तंगी और जगह की कमी अगर इकट्ठे रहने पर मजबूर करती भी हैं तो कुछ अमली इक़दामात बिगड़ते टूटते ख़ानदानों को बचाने का बायस बन सकते हैं। मसलन अगर किसी लड़की की शादी मुश्तरका ख़ानदान में हो रही हो और वो जानती हो कि उसे इसी तरह एक घर में मिलजुल कर रहना है, तो सबसे पहले उसे उस घर के निज़ाम को समझने की कोशिश करनी चाहिए है। उसे देखना चाहिए है कि उस घर की रिवायात, तौर तरीके, अंदाज़ अतवार कैसे हैं और फिर चाहे उसे वो नापसंद ही क्यों ना हो, उन्हें इख्तियार करने की कोशिश करनी चाहिए है। इसलिए कि जाते ही तनकीद करना दिलों की खराबी का बायस बनता है और सास को भी बहू को टाइम देना चाहिए है ताकि वो घर के निज़ाम को सीख सके। एक लड़की जो एक निज़ाम की आदी होती है, अगर चाहे भी तो अपने अंदर कोई ऐसी चाबी नहीं भर सकती जो उसे खुद ब खुद सारी चीज़ों में परफेक्ट चला दे। लिहाजा सास को समझना चाहिए है कि बहू वक्त के साथ साथ सीख जाएगी। इसी तरह हमारे यहाँ एक दूसरे से सीखने का भी फुकदान पाया जाता है। जो रुझान आम है वो अपनी मर्जी चलाने का है, खास सास हो या बहू, सब अपनी मनमानी करना चाहते हैं और यूं जल्द ही घरों में बर्तन बजने लगते हैं। हालांकि बहू सीखने को तैयार हो और सास भी नए घर की लड़की से कुछ अच्छी चीज़ें सीख जाए तो कोई मुज़ायका तो नहीं है, लेकिन यहाँ सीखने सिखाने में ईगो अपना बहुत बड़ा रोल प्ले करती है
اور سب اپنی میں پر جمے رہتے ہیں۔ ایسے ہی اکٹھے رہنے میں ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کرنا اور ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرنا بنیادی اصول ہے۔ ہم چونکہ صرف اور صرف اپنے آپ کو درست سمجھتے ہیں اور ہماری نظر میں باقی سب غلط ہیں، لہٰذا ہم کسی دوسرے کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، اور جب ایکسیپٹ نہیں کرتے تو پھر اس کی رسپیکٹ بھی نہیں کرتے۔ اسی طرح ایک گھر میں رہتے ہوئے بھی ایک دوسرے کی پرائیویسی کا خیال رکھنا چاہیے ہے۔ ہمیں سمجھنا چاہیے ہے کہ نئے شادی شدہ میاں بیوی اکٹھے ہمارے ساتھ رہ رہے ہیں، لیکن ان کی ایک اپنی پرائیویٹ زندگی بھی ہے، اور اس پرائیویٹ زندگی میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے ہے۔ ہمارے ہاں ایک مسئلہ بیٹے اور بہو کا الگ گھر لے کر رہنا بھی ہے۔ اکثر اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر بیٹے کی مالی استطاعت ہو بھی، تب بھی اس کا گھر الگ لینا برا سمجھا جاتا ہے، اور اگر بیٹا الگ ہو جائے تو اس کا خاندانی بائیکاٹ کر دیا جاتا ہے۔ ماں باپ کو یقیناً اپنے بڑھاپے میں بیٹے کے سہارے کی ضرورت ہو سکتی ہے، اور بیٹے کو بھی ماں باپ کو بے سہارا نہیں چھوڑنا چاہیے ہے، لیکن ایسے تمام معاملات باہم ہم آہنگی سے طے پا سکتے ہیں، اور اس میں ایک دوسرے کی ضرورت کو سمجھ کر قدم اٹھانے چاہیے ہیں۔ ایک وجہ الگ نہ کرنے کی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آنے والی بہو اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ ساس کے بچوں کو بھی پالنے کی ذمہ دار سمجھی جاتی ہے، جبکہ اتنے بوجھ کی وجہ سے اکثر اوقات بہو اپنے بچوں کو بھی توجہ نہیں دے پاتی ہے۔ غرض یہ کہ ایک دوسرے کو سمجھ کر جو جیسا ہے اسے ویسا ایکسیپٹ کر کے، ایک دوسرے کی عزت نفس کا خیال رکھ کر ہم معاشرے کو بہتر فضائیں عطا کر سکتے ہیں، گھروں کو اس گھٹن سے بچا سکتے ہیں جو کینے، بغض، بدگمانی اور غیبت کی شکل میں پھوٹ پھوٹ کر باہر نکلتی رہتی ہے اور نسل در نسل تعلقات کی خرابی کا باعث بنتی ہے۔ اپنے فرائض پر نگاہ رکھیں، جس کا جو حق ہے وہ اس کو ادا کریں، اور آزاد فضائیں اور خوشگوار ماحول پیدا کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ چھوٹے چھوٹے ننھے منھے گھرانے خوشیوں کے گہوارے بنیں گے، اور معاشرے سے ڈپریشن، طلاق، بچوں کے بگاڑ اور نفسیاتی مسائل کی اصلاح کا ذریعہ بنیں گے۔ شرط صرف اتنی ہے کہ ہم میں سے ہر فرد اپنے آپ کو بدلنے پر تیار ہو، اور صدیوں سے موجود روایات اور ماحول کو بدلنے کا حوصلہ رکھتا ہو، ورنہ کانٹے زمین میں بول کر ہم پھولوں کے اگنے کی توقع رکھیں گے تو پھر ہمارے سے زیادہ بے وقوف اور کوئی نہیں ہوگا۔